हेलो स्टूडेंट्स। 70th बीपीएससी मेंस की हमारी तैयारी चल रही थी। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने सभी पेपर्स की स्ट्रेटजी भी डिस्कस की है और अभी हम लोग एसे के बारे में, एक तो हम लोग एसे का क्या ड्राफ्ट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एक वीडियो में। पर ये वीडियो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। कुछ ऐसे मैं करके भी बताऊंगी कि किस तरह से उसको आपको लिखना है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे पे जो आप तैयार करके लेकर जाइए। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका पहले से इंट्रो, बॉडी में आप क्या लिखेंगे और कंक्लूज़न आप कैसे क्या करेंगे वो आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो 68 में भी आए हैं, 69 में भी आए हैं और 70th में भी किसी न किसी रूप में उन टॉपिक्स को पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के तौर पर भी कार्य किया है। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका 69th का क्वेश्चन है। ये उतना लगता है कि सही से नहीं आया है। 69th में एसे का जो क्वेश्चन था वो है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी। दूसरा है, इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ये एग्रीकल्चर पे पूछा गया ये क्वेश्चन। फिर ये था, ब्लैक मनी इकोनॉमी इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ब्लैक मनी के ऊपर। ठीक है, ये एक तरह से जीएस का क्वेश्चन हो गया। और 4 नंबर है, द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस। ये भी है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये भी साइंस एंड टेक का ही क्वेश्चन है। तो ये एग्रीकल्चर का हो गया, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो करेंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इन पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वुमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, नीड द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर स्पिरिचुअल प्रोसेस। योगा के ऊपर क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर 7 नंबर में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 8 नंबर में है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज भी आप मान सकते हैं या फिर आप एग्रीकल्चर भी मान सकते हैं कि एग्रीकल्चर पे है या फिर क्लाइमेट चेंज पे है। ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इन्वायरमेंट संबंधी क्वेश्चन है। तो ये जो टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, इस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे, इस बार भी आएंगे। ये तो हमने 69th का देखा। 68th में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर पीपल टू थ्रो सीड। जंगल अपने पेड़ खुद तैयार करता है या लोगों की इंतजार नहीं करता है कि वो बीज फेंकेंगे और जंगल तैयार होएगा। तो ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज जैसा हो रहा है, लोग पेड़ को कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लिटरेचर इज ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। ये क्वेश्चन अलग है, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, लिटरेचर पे चला गया है, लेकिन आपको तो 4 में से एक ही बनाना है। ठीक है, 3 नंबर है, देखिए, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। ये 68th का क्वेश्चन था और 68th में ना थोड़ा नया नया ऐसे आया था ना, तो अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। मगर यहाँ भी अगर आप उन टॉपिक्स को तैयार करेंगे तो आप एक क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट खंड 1 में भी आपका एक क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, खंड 2 में भी एक क्वेश्चन जरूर लड़ेगा और खंड 3 तो बिहार से संबंधित है, तो उसमें तो आपको समझना पड़ेगा। उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आर एक्सपीरियंस ऑफ रिवील ट्रूथ। ये सब क्वेश्चन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को समझना है और जो आपका क्वेश्चन का ड्राफ्ट है उसमें आपको बनाना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में अलग से कुछ भी तैयार करके आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि फिलोसॉफिकल है, आपको वहीं पे लिखना होगा किस तरह का क्या कुछ सवाल आएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आप सेक्शन 2 में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है मगर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप एक बार मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, अभी भी बता देंगे। ठीक है, अभी भी लास्ट में ये सब बता देंगे कैसे बनाना है। 6 नंबर है, इंटरनेट हैज़ टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ये भी क्वेश्चन है, इंटरनेट के बारे में। फिर 7 नंबर है, थॉट इज़ द बेस ऑफ लाइफ। और 8 नंबर, एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड, एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है।
तो देखिए साइंस एंड टेक पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहा है, एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक, एग्रीकल्चर हो गया, क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट हो गया, वुमेन हो गया, ये ऐसा टॉपिक है जो सदाबहार टॉपिक है। यूपीएससी भी हर साल इन पे एक ना एक जो है ऐसे देता है, और बीपीएससी भी हर साल इन पे ऐसे देगा। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, रेडी करेंगे। टॉपिक्स रेडी करने से पहले आपको ड्राफ्ट जो कि पिछले वीडियो में बताए थे वो यहाँ भी एक बार बताते हैं। जब भी ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहला आपका होता है इंट्रो। पहला पेज जो होगा वो आपका वो इंट्रो में जाएगा। 1 से 1.5 पेज तक इंट्रो आपका जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, ऐसे है, तो 1 से 1.5 पेज तक भी इंट्रो जा सकता है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन में जैसे कोई भी आपका ऐसे है उस पर आपको स्टोरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, 5 नंबर है कि वी आर नॉट द मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री के मेकर्स नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। तो आपको बताना होगा कि हम लोग कैसे इतिहास द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, इतिहास में इंसान जो था उसने सीखा, क्या सीखा, व्हील बनाना सीखा। हम लोग पढ़ते हैं ना, चक्का, चक्का का निर्माण किया, फिर चक्का से वो लोग पॉटरी बनाने सीखा, उससे फिर वो लोग आयरन का खोज किया, फिर वो लोग हल बनाने सीखा, फिर वो लोग खेती करने सीखा। और आज की जो दुनिया है वो उन्हीं लोगों के द्वारा निर्मित है। धीरे 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 एडवांसमेंट आता गया टेक्नोलॉजी में, और हम लोग जो है उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। तो आपको एक स्टोरी के माध्यम से या एनेक्डोट के माध्यम से इस चीज़ को, एनेक्डोट मतलब स्टोरी होता है, तो स्टोरी के माध्यम से आप इस चीज़ को बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में। या तो आप कहानी के माध्यम से बताएंगे, या तो आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर नॉट द मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। हम लोग इतिहास के निर्माता नहीं होते हैं, हम लोग भविष्य निर्माता होते हैं। सिंपल सा बात है ना, इंसान भविष्य का निर्माण करता है। उसी तरह से जो हमारा इतिहास है उसने वर्तमान को निर्माण किया है। आप और जब भी लिखेंगे तो आपका जो एसे है ना, बॉडी में क्या करते हैं हम लोग, देखो कि बॉडी में एसे को हम लोग फैलाते हैं। तो जब इस एसे को फैलाएंगे, एसे का देखिए स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसा होता है, ऐसा, ये होता है इंट्रो, बीच वाला होता है बॉडी, और लास्ट वाला होता है कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन। बॉडी में ऐसे को पूरा जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं आपको स्ट्रेच करना है, और फिर कंक्लूजन में वापस वहीं ले आना है जहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था आपका। तो बॉडी में आप जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो आप यहाँ बहुत चीज़ लिख सकते हैं। आप एक इंसान के जीवन से शुरू कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अपने इतिहास निर्माता नहीं होता, इतिहास को तो बदल ही नहीं सकता है, पास्ट को वो चेंज ही नहीं कर सकता है, वो तो अपने फ्यूचर का निर्माण करता है। पास्ट से उसका वर्तमान पता चलता है, और उसके आप अगर आज सक्सेसफुल हैं तो इसका मतलब पास्ट में आपने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, आपका पास्ट जो है, आपका वर्तमान जो आपके पास्ट को बताता है, और अभी वर्तमान में आप क्या निर्माण कर रहे हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक व्यक्ति के जीवन से इस चीज़ को एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा आप सोसाइटी के बारे में इस चीज़ को बता सकते हैं कि सोसाइटी आज जो है वो भी क्या है, अपने पास्ट की वजह से समाज जो है वो इस तरह का, जैसे इंडिया है तो इंडिया में इतना जो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड है, ठीक है, इतना ज़्यादा हिंसा वगैरह होता है, वो क्यों होता है, पास्ट में, क्योंकि डिवाइड एंड रूल हुआ था हमारे यहाँ। ठीक है, इतिहास ने हमें आज इस तरह का बना दिया है कि हम लोग लड़ते रहते हैं, क्योंकि इतिहास में अंग्रेज़ों ने हमें फूट डाल के बांट दिया था। तो सोसाइटी के बारे में भी आप इस तरह से बात कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करनी है, इंडिविजुअल के बाद समाज का बात करना है, समाज के बाद आपको बात करना है नेशन का, नेशन के बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज़ का बात कर सकते हैं। तो बॉडी में हमेशा स्ट्रेच करना है। ठीक है, और क्या क्या स्ट्रेच होता है बॉडी, और किस तरह से लिखते हैं, तो बॉडी में आप एंशियंट एरा में क्या हुआ होता था, ठीक है, मिडेवल एरा में, और फिर मॉडर्न एरा में, इस तरह से भी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आपको पहले एसे को ध्यान से समझना है, 10 मिनट एसे का बॉडी तैयार करना है, ड्राफ्ट तैयार करना, और फिर एसे लिखना शुरू करना है। हर एसे 1 घंटा में कंप्लीट करना है, 10 मिनट में तैयार कर लेना है, और बाकी के 50 मिनट लिखना है। एक पेज में 5 मिनट में 1 पेज लिखना है, और 10 पेज लिख करके कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी चलिए हम लोग अभी अपना ये देखते हैं कि हमारा एसे कैसे तैयार होगा। तो इंट्रोडक्शन में यही होगा कि या तो आप कोई कहानी लिखेंगे, या तो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, और या तो आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। बॉडी में आप लिखेंगे सबसे पहले थेसिस। थेसिस का मतलब है कि आप उसको एक्सप्लेन करना चालू करेंगे, जो भी आपका टॉपिक है
आप उस टॉपिक को हिस्टोरिकल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे वही टॉपिक है कि भविष्य का निर्माता इतिहास ने हमें आज निर्माण किया है। तो हिस्टोरिकली आपको, जैसे हम एग्जांपल दिए ना व्हील का, या आग को किस तरह से कंट्रोल करें, तो हिस्टोरिकली आप इसको लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकली भी आप एग्जांपल सोचो ना कि पॉलिटिकली हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हुए, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में हमें इतना दबा के रखा गया। हम लोग समझे कि डेमोक्रेसी का क्या महत्व होता है, आवाज़, वॉइस जो है ना लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, उस टाइम लोगों के पास वॉइस नहीं थी, तो इसीलिए हमने डेमोक्रेसी को चूज़ किया। तो पॉलिटिकली इतिहास ने हमें आज क्या बनाया है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो है। इसके बाद आप ज्योग्राफी में बांटिए। ज्योग्राफी में देखिए कि किस तरह से इतिहास ने हमें आज बनाया है। तो ज्योग्राफी, जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जो पहाड़ वगैरह है, आज हिमालय पर्वत है, वो कैसे तैयार हुआ है। वो इतिहास में जो इंडिया था, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, वो वहाँ से क्या कहते हैं, अफ्रीका से टूट करके वो यूरेशिया से आके टकराया और आज हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो उस समय ये घटना हुई, जो इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ आया, यूरेशिया से टकराया, तब ना हिमालय का निर्माण आज हुआ है। आज हिमालय हमें दिखाई देता है। तो ज्योग्राफी में भी उसका एग्जाम्पल आप खोज सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से ही भरना है अपने ऐसे को। इसके बाद और क्या, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, सोसाइटल। ठीक है, सोसाइटी में कैसे देख सकते हैं, अभी बताए थे कि समाज जो है, जैसे पहले सती प्रथा वगैरह होता था, ठीक है, पर्दा प्रथा वगैरह होता था, पॉली मैरिज चलता था। तो उस तरह से आज किस तरह हम लोग डाइवर्स हुए, अपने आप को, हमारा इतिहास ने हमें आज कैसा बनाया है, हमने सीखा अपने इतिहास से और अपने आप में सुधार किया। ठीक है, तो कई आपको कैसे बांटना है ये आपको कैसे पता चलेगा, इकोनॉमिकली, मतलब आपके पास जितना आपका सब्जेक्ट है ना उसके हिसाब से आप बांटिएगा। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, आईआर है, इकोनॉमी है। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसको बनाएंगे। इसके बाद होता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब आपका जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उसके आप उल्टा बात करेंगे। जैसे वो कह रहा है ना कि इतिहास ने हमें बनाया है, हमने इतिहास को नहीं बनाया, तो आप इसका उल्टा लिखेंगे कि नहीं, इतिहास हमें नहीं बनाता है, हम लोग इतिहास से सीख, बहुत ऐसा भी चीज़ है जो इतिहास से नहीं सीखा है बहुत लोग, और वापस वही गलतियां लोग जो है दोहराते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इतिहास ने उन्हें बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन एंटीथेसिस में बहुत कम पॉइंट आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट लिखा है, एग्जामिनर जो दिया है वो सही स्टेटमेंट है, आप उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाइएगा। तो एंटीथेसिस में सिर्फ एकाक एग्जाम्पल ही आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में लिख रहे हैं। फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स, सरकार का क्या एफर्ट्स इसमें रहता है। जैसे इतिहास ने बनाया, तो सरकार का इसमें क्या एफर्ट है। सरकार भी कहती है ना कि इतिहास का जो डाला गया है, इतिहास को पढ़ाया जाता है, बहुत जैसे जैसे सरकार आता है वैसा वैसा इतिहास में वो लोग बदलाव करता है। अभी देखिए क्या है, जो अभी की सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो इतिहास में बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है। वो हमें चाहती है कि हम लोग जो है अपना इंडियन कल्चर को पढ़ें। ठीक है, अभी संभाजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जबकि पहले का जो हमारा हिस्ट्री उसमें उतना ये सब का डिटेल नहीं है। हम लोग अकबर के दादा नाना सबको पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इन लोगों को नहीं पढ़ते हैं। आपको नहीं पता होगा कि शिवाजी के जो है बाल बच्चा में कौन कौन क्या क्या था। तो गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है, गवर्नमेंट का एफर्ट है कि हम लोग अपने इतिहास को सही से जानें, ताकि हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर जो है वो बेटर हो सके। तो गवर्नमेंट एफर्ट्स आप बताएंगे। ठीक है, फिर है एंटीथेसिस फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स से भी आप उसमें जोड़ेंगे कुछ कुछ चीज़ें। ठीक है, कि करंट अफेयर्स से क्या जोड़ेंगे, जैसे इतिहास को आज जो है लोग बहुत सारा गलत भी इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे कहता है कि सबसे सबसे पहले विमान में चढ़ने वाला कौन था, तो सीता माता थी। सबसे पहले टीवी देखने वाला कौन था, तो संजय था महाभारत का। तो इस तरह की बातें भी लोग करते हैं, अंधविश्वासी बातें। ठीक है, तो ये सब क्या है, इससे आप उसको ये करेंगे कि बहुत सारे लोग इतिहास को सही तरह से समझते नहीं हैं। ठीक है, और लास्ट में आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि आज क्या होना चाहिए। कंक्लूजन में आप कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट मतलब होता है स्टोरी से कनेक्ट कर देंगे। जो स्टोरी आपने शुरू किया था, जो भी स्टोरी शुरू किया था, उस स्टोरी से आप अपना जो ऐसे है उसको कनेक्ट कर देंगे। या तो आप कनेक्ट कीजिए, बहुत से लोग होते हैं वो कनेक्ट करना ज़्यादा आसान लगता है, या अगर आपको कनेक्ट करना नहीं आता है
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंक्लूजन में फ्यूचरिस्टिक कुछ चीज़ें लिखेंगे। जैसे मैं कुछ पोएम बताऊंगी, वो पोएम आपको बस चिपका देना है वहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना है कि अगर हमने जो है, जो भी ये गवर्नमेंट एफर्ट्स है, जो भी वे फॉरवर्ड आपने दिया है, अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं तो हमारा इंडिया जो है वो विकसित भारत 2047 बनेगा, या हमारा इंडिया जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि की तरह होगा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो पोएम दिए हैं वो हम लोग वहाँ पे कोट कर देंगे। तो कुछ पोएम जैसे मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में कोट करेंगे हम लोग। सभी एसे पे ये कुछ पोएम है जो सभी एसे पे कोट हो सकता है, हर तरह का एसे पे। जैसे ये एक पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो आप लिखेंगे कि अगर हम लोग जो वे फॉरवर्ड है उसको फॉलो करते हैं, मतलब अगर इंडिया इसको फॉलो करता है, तो हमारा जो देश होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि की तरह, जहाँ पर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। ये हो सकता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि एजुकेशन पे है, वुमेन पे है, तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, पोएम बाय इनविक्टस, इनविक्टस पोएम है ये। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रोल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। ये भी लास्ट में लिख के आप कंप्लीट करते, बहुत ही अच्छा लगेगा ये अगर लिखते हैं, ठीक है। इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रोल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, ठीक है। एक और है, आप लोग ये भी कोट कर सकते हैं, यह है बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। यहाँ पे है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ठीक है, द वुड्स आर लवली, यानी रास्ते जो हैं वो लवली हैं, डार्क हैं, डीप हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ही अच्छा लगेगा कि अभी इंडिया को कहाँ माइल्स टू गो जाना है, यानी बहुत दूर जाना है। इंडिया ने अभी तक बहुत ही अच्छा किया है, आप लिखेंगे कंक्लूजन में कि अभी तक हमारे देश ने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छे स्कीम्स लाए हैं, बहुत ही अच्छा है, मगर फिर भी वी हैव टू माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। समझ में आया? तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा लास्ट वाला। इसके अलावा अभी जैसे हम लोग एक एक स्टार्ट करके देखते हैं। मान लीजिए कि एजुकेशन पे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे एजुकेशन पे क्वेश्चन आना बहुत ही वो है, आ ही सकता है। तो जब एजुकेशन पे क्वेश्चन आएगा तो आप इंट्रोडक्शन में ये कहानी लिख सकते हैं। ये कहानी है मलाला यूसुफजई का, जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। मलाला यूसुफजई स्टोरी हैज़ क्या, इस तरह पूरा का पूरा यही चीज़ उतार भी सकते हैं आप। मलाला यूसुफजई स्टोरी हैज़ कैप्चर्ड द हार्ट ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, बॉर्न इन पाकिस्तान स्वात वैली, ठीक है। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मलाला यूसुफजई वाज बॉर्न इन पाकिस्तान स्वात वैली, मलाला फेस द ऑपरेसिव रूल ऑफ तालिबान, ठीक है, मलाला ने तालिबान के रूल जो ऑपरेशन था उसको फेस किया था। हु बैंड गर्ल्स फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल, ठीक है, मगर अनडिटरेटेड बाय थ्रेट टू हर लाइफ, अपना ज़िंदगी का जो उसको थ्रेट था कि मारी जा सकती है अगर स्कूल जाएगी तो, मगर फिर भी मलाला जो है वो कंटिन्यू टू स्पीक आउट फॉर गर्ल्स, वो लड़कियों के लिए बोलना नहीं छोड़ी, ठीक है, और वो स्कूल अटेंड करती थी। एजुकेशन अटेंडेड स्कूल इन सीक्रेट, सीक्रेट में वो स्कूल अटेंड करती थी, मगर फिर उसको स्कूल अटेंड करने के लिए उसको गोली मार दिया गया था तालिबानियों के द्वारा। समझ गए? तो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को ये दर्शाता है, और आज वो नोबेल प्राइज़ विजेता, अपने उस ब्रेवरी के कारण उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज़ विजेता, 13 साल की उम्र में मात्र। तो आप ये स्टोरी कोट कर देंगे, एजुकेशन के क्वेश्चन में आराम से कोट कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं एजुकेशन पे, आप जो कोट लिखेंगे, कुछ कोट है, जैसे आप ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट लिखेंगे, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। नॉलेज में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेस्ट इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड्स टू थिंक, अल्बर्ट आइंस्टीन। बीच बीच में कोट याद कर लीजिएगा, एजुकेशन आएगा तो मैं ये सब लिखूंगा बीच बीच में, ठीक है, कि एजुकेशन सिर्फ लर्निंग, और जानते हैं
बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि अगर आप ड्राफ्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहले थेसिस लिखूं फिर एंटीथेसिस लिखूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ कोट याद कर लीजिए। कोट लिखिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, 1 पेज 1.5 पेज में एक्सप्लेन कीजिए, फिर दूसरा कोट लिखिए, फिर उसको 1-1.5 पेज में एक्सप्लेन कीजिए। उतने में ही आपका पेज हो जाता है और ऐसे भी बहुत बढ़िया बनता है। तो ये भी एक तरीका होता है। अभी जैसे यही कोट लिखा लोग कि एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, बाय एल्बर्ट आइंस्टीन। कि एजुकेशन केवल फैक्ट्स का लर्निंग नहीं है, एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन सिर्फ रोड लर्निंग नहीं है, ठीक है, बल्कि ये माइंड का ट्रेनिंग है कि माइंड जो है वो सोचे न्यू न्यू आइडियाज़, ठीक है। एजुकेशन के माध्यम से ही, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन थे, उन्होंने 1000 तरीके से बल्ब बनाने का नया नया आइडियाज़ खोजा। वो 1000 बार फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नए 1000 तरीके ईजाद किए बल्ब बनाने के, ठीक है। तो कैसे हुआ कि ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, एजुकेशन के माध्यम से ये सब हो सका। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी, जैसे नेल्सन मंडेला कहते थे कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड को चेंज करने के लिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। गांधी जी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। गांधी जी जो हैं वो एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। गांधी जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इनका आप एग्जाम्पल लिखेंगे एजुकेशन में, ठीक है। तो ये कोट आप यूज़ कर सकते हैं जब आप बताएंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की ज़रूरत कहाँ है, क्यों है, तो ये कोट यूज़ करेंगे, ठीक है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। इसके बाद यहाँ पे ये जो ये जो है हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हैं, इनका ये सॉन्ग ऑफ यूथ है। ये पूरा सॉन्ग तो लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि याद नहीं रहेगा, पर इसका कुछ लाइन जैसे यहाँ पे है, द इग्नाइटेड सोल। एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन जो है वो लोगों को इग्नाइट करता है, जो भी दुनिया में चल रहा है उसके बारे में अवेयर करता है ना। तो द इग्नाइटेड सोल, जब हम लोग अवेयर हो जाते हैं, जो व्यक्ति अवेयर हो गया उसका सोल इग्नाइट हो गया, तो वो कंपेयर टू एनी रिसोर्स इज़ द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ। दुनिया में, दुनिया के ऊपर, अर्थ के ऊपर, चाहे अर्थ के अंदर, चाहे ऑन द अर्थ, मोस्ट पावरफुल रिसोर्स क्या है, द इग्नाइटेड सोल, व्यक्ति, है ना। व्यक्ति को जब अवेयरनेस आ जाता है ना, अब देखिए जैसे मान लीजिए चाइना है, तो चाइना इतना आगे कैसे बढ़ा, क्योंकि चाइना जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस देश था। उसने डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज किया, जो उसके लोग थे उनको स्किल दिया, और जब लोगों के पास स्किल होता है, वो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो बहुत तरीके से वो दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे स्टार्टअप बनाना है, ठीक है, नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। तो जो इग्नाइटेड सोल होता है वो मोस्ट पावरफुल रिसोर्स है। और आप ये लाइन लिख सकते हैं कि आई विल कीप द लैम्प ऑफ नॉलेज बर्निंग टू अचीव द विजन डेवलप्ड इंडिया। मैं इस लैम्प ऑफ नॉलेज को जलता हुआ रखूंगा। लैम्प ऑफ, आई विल कीप द लैम्प ऑफ एजुकेशन, नॉलेज की जगह आप लिख देंगे एजुकेशन, बर्निंग टू अचीव द विजन डेवलप्ड इंडिया 2047। जो अभी का विजन है वो है 2047 में डेवलप इंडिया अचीव करना। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, इतना बस लिख दीजिएगा 5 लाइन, ठीक है। आप लोग कुछ भी लिखिएगा, कोट लिखिएगा, तो कोट के बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कोट जो है इस तरह से एक्सप्लेन करना है। देखिए एरिस्टोटल भी बोले थे, एरिस्टोटल क्या बोले थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले थे कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। अगर माइंड को एजुकेट कर दिया लेकिन हार्ट को एजुकेट नहीं किया तो ये नो एजुकेशन एट ऑल है, कोई एजुकेशन नहीं है। यानी एजुकेशन और वैल्यूज़ के बारे में बात की कि जो व्यक्ति एजुकेटेड होता है उसके अंदर वैल्यूज़ भी होना चाहिए, वैल्यूज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए गांधी जी हैं, तो गांधी जी एजुकेटेड तो थे ही, बहुत पढ़े लिखे थे, साथ में वैल्यूज़ था उनके अंदर, वो अहिंसा की बातें करते थे, ठीक है। मगर आजकल आप देखेंगे या पहले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन को क्या किए कि गलत तरीके से यूज किए। जैसे ओपनहाइमर, एक न्यू मूवी आया जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब बनाया, जो बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया था, ठीक है, इतने सारे लोग मरे थे। जिसने बनाया होगा वो व्यक्ति कितना दिमाग वाला आदमी होगा, काफ़ी एजुकेटेड रहा होगा, ठीक है, मगर उसका हार्ट तो एजुकेटेड नहीं था ना, उसका सिर्फ माइंड एजुकेटेड था, तो उसने क्या किया, दुनिया में तबाही ला दी। तो अगर केवल माइंड को एजुकेट किया जाए और हार्ट को एजुकेट ना किया जाए तो दुनिया तबाह भी हो सकती है।
ठीक है। उसामा बिन लादेन वो भी एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही एजुकेटेड थे, ठीक है, मगर क्या टेररिस्ट बन गया। साइबर फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं, साइबर अटैक, वो भी तो ज़रूर तेज रहते होंगे, दिमाग से काफ़ी एजुकेटेड होते हैं वो लोग, मगर वो क्या करते हैं, हैकिंग कर लेते हैं, है ना, साइबर फ्रॉड करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है कि माइंड का एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है, ऐसा अरिस्टोटल का कहना था, ठीक है। आप ये देखिए, अगर कभी जीएस में एजुकेशन के बारे में पूछे तो ये वाला फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। जीएस में ये फ्लो चार्ट क्या, एक तरफ रखा है एजुकेशन और एक तरफ रखा गया है वैल्यूज़ को, ठीक है। वाई एक्सिस पे है वैल्यूज, एक्स एक्सिस पे है एजुकेशन। एजुकेशन, अगर एजुकेशन है और वैल्यूज़ भी है, ठीक है, वैल्यूज़ भी है एजुकेशन भी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एजुकेशन प्लस वैल्यूज़ दोनों था। अगर व्यक्ति के पास एजुकेशन है लेकिन वैल्यूज़ निगेटिव में है, वैल्यूज़ नहीं है, तो साइबर फ्रॉड्स, ओसामा बिन लादेन, ओपनहाइमर। अगर व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं है और वैल्यू भी नहीं है, ना वैल्यूज़ है ना एजुकेशन है, जैसे गुंडा सब जो होता है, गूंस, ठीक है, ना वैल्यूज है ना एजुकेशन है। और अगर वैल्यू है केवल, पढ़े लिखे नहीं है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में फादर्स हमारे पढ़े लिखे नहीं होते, मदर हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, मगर वैल्यूज़ तो उनमें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनमें वैल्यूज़ होता है पर ये पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये लोग बहुत अच्छे लोगों में माने जाते हैं, गुड फैमिली मैन होते हैं, कुछ दुनिया के लिए बहुत खतरनाक नहीं करते हैं, ठीक है, मगर अपने परिवार के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप ये फ्लो चार्ट, ये चार्ट डायग्राम जीएस में अगर पूछेगा तो बनाना, एसे में मत बनाना। एसे में कभी भी फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ नहीं कीजिएगा, बस लिख दीजिएगा कि एजुकेशन और वैल्यूज़ दोनों ज़रूरी है। इफ़ इसी चीज़ को आप पैराग्राफ में लिख दीजिएगा कि इफ़ देयर इज़ एजुकेशन बट देयर इज़ नो वैल्यू, तो पीपल विल बिकम साइबर फ्रॉड, है ना। एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन, इफ़ देयर इज़ एजुकेशन and there is values also, both there is education and values consist, then they become APJ Abdul Kalam, Tagore, Gandhi ji. So it is very necessary to provide values with education. तो एजुकेशन में आप देखे होंगे बच्चा लोग का एक बुक होता है मोरल वैल्यूज़ करके, तो मोरल वैल्यूज़ सिखाना भी ज़रूरी होता है उनको, ठीक है। ये तो हम लोग बता दिए कि लास्ट में आप ये सब यूज़ ज़रूर कीजिएगा। एजुकेशन भी का भी टॉपिक है तो आप ये यूज़ ज़रूर कर सकते हैं कि सरकार ने तो बहुत कुछ अचीव किया है मगर अभी इंडिया में अचीव करना बाकी है। एजुकेशन जब है तो आप एजुकेशन में, एंशिएंट टाइम में एजुकेशन कैसे चलता था, गुरुकुल्स होते थे, लोग गुरु के यहाँ रह करके पढ़ते थे, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वहाँ पे सब चीज़ होता था। मिडिल टाइम में क्या हुआ, एजुकेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, महिलाओं का एजुकेशन और ज़्यादा गिर गया जब इंडिया का मिडिवल पीरियड चल रहा था। फिर मॉडर्न पीरियड आया, अंग्रेज़ों के टाइम में फिर से एजुकेशन पे अंग्रेज़ों ने वो दिया, ध्यान दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर वुमेन टॉपिक आता है आपका, ठीक है, अब हम लोग वुमेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो वुमेन टॉपिक पे आप क्या करेंगे, आप जब इंट्रो लिखेंगे ना, तो देखिए इंट्रो जो है अगर कहानी से भी लिख सकते हैं या फिर आप कोई कोट से भी इंट्रो स्टार्ट कर सकते थे। तो कोट, जैसे मान लीजिए ये कोट से स्टार्ट कर दी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इतना ही याद कर लेना बस। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब वेयर वुमेन आर ऑनर्ड डिविनिटी ब्लूजम्स देयर। जिस स्कूल में नारियों की पूजा होती है उस स्कूल में भगवान या दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम ये सब ऐसे हिंदी में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, मतलब कि वो जिस जगह पे जहाँ पे महिलाओं की, नारियों की पूजा होती है वहाँ देवियाँ निवास करती हैं। डिवाइनिटी ब्लूजम्स देयर वेयर वुमेन आर ऑनर्ड। तो ये बस लिख देना है, यत्र नार्यस्तु। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले हिंदी में या संस्कृत में श्लोक नहीं लिख सकते, आप पूरा ये लिख सकते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे व्हाट्सएप के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे उसको डिफाइन कर दीजिएगा, मगर फिर उसको और अधिक डिफाइन करिए खोल खोल के। या कहानी के तौर पे अगर लिखना है तो कोई ऐसी महिला का कहानी सोचिएगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा, उनको दबाया गया मगर फिर वो कुछ अच्छा की, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ बेटर की। तो ऐसा महिलाओं में एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, जैसे आप झांसी की रानी का एग्जाम्पल लिखिए, या फिर आप इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, ठीक है, गूंगी गुड़िया, मगर उन इंदिरा गांधी जो है वो आयरन लेडी बन के उभरी। तो अपना
कर्म से रशिया को वो हमारा हमेशा का दोस्त बना दी। आज भी रशिया जो है वो सबसे मोस्ट रिलायबल पार्टनर है, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में उन्होंने उसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी किया था। तो इस तरह से वो एक गूंगी गुड़िया से किस तरह से आयरन लेडी बनी, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। और जब वुमेन पे आए तो आप ये कोट याद रखिए, इफ़ यू एजुकेट अ मैन, ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट एन इंटायर नेशन। अगर आप एक मैन को एजुकेट करते हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को एजुकेट करेंगे, बट अगर एक महिला को एजुकेट करते हैं तो पूरा नेशन को एजुकेट करते हैं, या इंटायर फैमिली। क्योंकि एक महिला अगर एजुकेटेड होगी तो वो अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएगी, ठीक है, एजुकेट करेगी, और धीरे धीरे मतलब पूरा नेशन जो है वो एजुकेट होगा। महिलाओं को एजुकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कोट है। इसके बाद एक ये कोट है, व्हेन वुमेन डू बेटर इकोनॉमीज डू बेटर। ये IMF की जो है ना मैनेजिंग डायरेक्टर थी, तो IMF क्रिस्टीना लगार्डे, ठीक है। तो क्रिस्टीन लगार्डे, इनका कहना था कि व्हेन वुमेन डू बेटर इकोनॉमीज डू बेटर। अगर महिलाएं इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें तो इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ेगा। IMF का कहना है कि इंडिया में देखिए 50% महिलाएं सब जगह हैं, पूरा वर्ल्ड में 50% महिला है, 50% पुरुष है, सिंपल सा बात है। ज़्यादा से ज़्यादा 49% और 51% का अंतर होगा, लेकिन ये 50% वर्क नहीं करता है, ठीक है। इसमें से मात्र 2% 3% महिलाएं काम करती हैं, और ये भी 50% तो काम नहीं करता है, इसमें से करीब 40% लोग तो काम करते ही होंगे। अगर इस 50% में से 40% लोग काम करने लगे तो इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इंडिया के बारे में कहा था कि अगर इंडिया की महिलाएं इकोनॉमिक सेक्टर में आ गई, काम करने लगी, तो 27% हमारा जो है जो GDP है वो 27% बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर महिलाएं काम करेंगी। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, फैक्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो महिलाओं का काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद GS में या फिर ऐसे में आप कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? पहला कॉन्सेप्ट है वोम्ब टू टॉम्ब कॉन्सेप्ट। वोम्ब टू टॉम्ब का मतलब होता है, वोम्ब मतलब होता है पेट से लेकर टॉम्ब मतलब होता है मकबरे तक। महिलाएं जो होती हैं पैट्रियार्की में घिरी हुई हैं, ठीक है। पैट्रियार्कल समाज, पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को दबाए हुए है, ठीक है। जब महिला एक बच्ची होती है, एक चाइल्ड होती है, तो वो अपने मदर फादर के अंदर में उसको रहना पड़ता है, ठीक है। जब वो थोड़ी बड़ी होती है, जुवेनाइल, स्कूल जाने लायक, तो अपने पिता के अंदर, अपने भाई के अंदर उसको रहना पड़ता है। वो मैरिड होती है तो अपने हस्बैंड के अंडर में रहती है। वो बूढ़ी होती है तो अपना उसका जो बेटा है वो उसको फिर दबाने लगता है, वो अपने बेटे के अंडर में रहती है। यानी कि पूरा फेमिनाइजेशन से घिरा हुआ है ना, सॉरी मतलब पैट्रियार्की से घिरा हुआ है पूरा का पूरा। तो ये है महिलाओं का दर्द, ओम्ब टू टोम्ब महिलाएं जो है उनको झेलना पड़ता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एज ए चाइल्ड, जब महिला पेट में होती है, वोम्ब में, तो फीमेल फर्टिसाइड सुने होंगे आप लोग, भ्रूण हत्या, ठीक है। तो भ्रूण हत्या का शिकार होती हैं, जन्म लेती हैं तब भी उनको मारा जा सकता है, इन्फेंटिसाइड। बड़ी होती हैं एज ए चाइल्ड तो उनको जो है स्कूल जाने नहीं दिया जाता है, सिर्फ 8 तक पढ़ती हैं बहुत सी बच्चियां जो हैं, उसके आगे पढ़ती नहीं है। खेलने वगैरह नहीं दिया जाता है उनको, ठीक है। शादी के समय चाइल्ड मैरिज भी हो सकता है, बचपन में चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता है, ठीक है। शादी के टाइम डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है, पर्दा प्रथा झेलना पड़ता है। तो इस तरह से महिलाएं अपने जीवन के हर काल में कुछ न कुछ उनको प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। अमर्त्य सेन, ठीक है, इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन है, नोबेल प्राइज विजेता। इनका था मिसिंग वुमन कॉन्सेप्ट। इनका एक कॉन्सेप्ट है मिसिंग वुमन कॉन्सेप्ट, मतलब वुमन मिसिंग है बहुत सी जगहों से। आप देखेंगे अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जैसे 69 के क्वेश्चन में पूछा गया है वुमन एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, तो पॉलिटिक्स में आपको क्या महिलाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पूरे इंडिया में महिला CM कितना है? 28 राज्य में मात्र एक राज्य है जहाँ महिला CM है, मात्र वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे भी महिला CM नहीं है। तो ये क्या है? ये है मिसिंग वुमन, वुमेन जो है वो मिसिंग है। इसके बाद आप देखेंगे पॉलिटिक्स में ही मंत्री सब में तो केवल 14% महिलाएं जो हैं वो MP हैं। MP में जो है लोकसभा में मात्र 14% महिलाएं हैं। मंत्री में तो कितना मंत्री है, एक स्मृति ईरानी है और एक हो गई निर्मला सीतारमन, और तो कोई दिखाई नहीं देती हैं, जबकि पुरुष जो है वो बहुत ज़्यादा है।
तो ये क्या है, मिसिंग वुमन। तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी महिलाएं मिसिंग हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो मिसिंग है ही। ठीक है, तो यही अमर सेन का कॉन्सेप्ट है, मिसिंग वुमन कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिहार में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, ये लोकल जो इलेक्शन होता है उसमें। तो महिलाएं सरपंच मुखिया चुन करके आती हैं, मगर काम कौन करता है, मुखिया पति कॉन्सेप्ट। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मुखिया पति एंड सरपंच पति इन लोकल इलेक्शन, है ना, लोकल बॉडीज में। क्यों? क्योंकि पैट्रियार्कल समाज है हमारा, उनको घर से निकलने ही नहीं देते हैं उनके जो हस्बैंड्स हैं वो। और दूसरा चीज़ है कि वो इलिटरेट हैं, वुमेन इलिटरेसी, इलिटरेट होने के कारण उनको पता ही नहीं है कि उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। तो एजुकेशन, यहाँ पे देखिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से लोग अपने राइट्स को समझता है, पढ़ेंगे आप तब ना जानेंगे कि आपके अधिकार क्या क्या हैं। तो एजुकेशन का यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक सर्वे हुआ था यूएन का, पारो सर्वे। यूएन क्या था, पारो सर्वे, हरियाणा में पारो सर्वे। ये क्या होता है, देखिए हरियाणा में सबसे अधिक फीमेल फोर्टिसाइड होता है। मतलब हरियाणा, ये सब आप टीवी में देखते होंगे कि जिसका पेट में बच्चा, लड़की बच्चा होता है तो उसको फीमेल फोर्टिसाइड कर दिया जाता है, या फिर जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है। तो वहाँ पे लड़कियों की संख्या बहुत कम है। हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, 814 या कुछ इसी तरह से है, यानी 1000 लड़कों में केवल इतनी ही लड़कियां हैं। तो बाकी जब शादी वादी होगा तो बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनको लड़की नहीं मिलेगा शादी करने के लिए, तो वो लोग यूपी और बिहार से लड़कियां लेकर के जाते हैं वहाँ पे शादी करने को। इन्हीं लड़कियों को पारो कहा जाता है। ठीक है, पारो। तो यूएन ने ये सर्वे किया था, पारो सर्वे। इसके अलावा महिलाएं ट्रिपल बर्डन से घिरी रहती हैं। ट्रिपल बर्डन, ट्रिपल बर्डन मतलब एक तरफ जॉब, ठीक है, उसके बाद हाउस होल्ड, अपने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालना, जॉब के साथ साथ महिलाओं को घर में भी काम करना होता है, खाना पीना भी बनाना होता है। और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैट्रियार्कल सोसाइटी। वो जब जॉब पे जाती हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि वो फ्री रहती हैं, उनके ऊपर बहुत सारा उनको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत सारे तंज कसे जाते हैं। ठीक है, ये पैट्रियार्की जो है वो हमेशा हर जगह हावी होता है। सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी एक इशू है। तो ये सब आप ऐसे में भी यूज़ करेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी है, वुम टू टोम, मिसिंग वुमन, ट्रिपल बर्डन, या फिर अगर अलग से पूछा था तो वहाँ भी वुमेन एम्पावरमेंट। कोई महिला एम्पावर्ड है, इसके लिए 5 चीज़ है। ठीक है, पहला चीज़ एक्सेस टू रिसोर्सेज, महिलाओं को रिसोर्स का एक्सेस होना चाहिए। सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, अपना वर्थ पता होना चाहिए। महिलाओं को जनरली पता नहीं होता है कि उनका क्या मतलब वर्थ है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, उनको लगता है कि वो बस दूसरों के लिए जी रही हैं। तीसरा है राइट टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने का अधिकार। ऐसा तो कभी नहीं मिलता है महिलाओं को, है ना, घर में उनसे पूछा भी नहीं जाता है कि किसी भी चीज़ में उनका कोई से नहीं होता है। फिर कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ एंड देयर बॉडी, अपने शरीर और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में। और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज, और समाज में भी बोलने की क्षमता, समाज में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो उसको इन्फ्लुएंस करने का अधिकार। ये 5 चीज़ है वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसा ये जो है ना यूएन का डेफिनेशन है वुमेन एम्पावरमेंट का। तो इसको याद करने का तरीका है, आप ऐसे याद कीजिए, SAARC, सार्क। ठीक है, एस से हो गया सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ए से हो गया एक्सेस टू रिसोर्स, फिर ए से हो गया एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज, आर से हो गया राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और सी से हो गया कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडी एंड माइंड और लाइफ। तो ये पूरा आप लिखेंगे वुमेन पे। और भी है, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे थे वुमेन के बारे में कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैज़ अचीव्ड। मैं किसी समाज का या किसी देश का प्रोग्रेस इस बात से मानता हूँ कि वहाँ की महिलाएं कितनी प्रोग्रेस की हैं। बात तो सही है, लेकिन इंडिया में महिलाएं बहुत ही कम प्रोग्रेस की हैं, है ना। महिलाएं घरों में रहती हैं, इकोनॉमिकली उनका से बहुत ही कम है, पॉलिटिकली उनका से बहुत ही कम है। साइंस के क्षेत्र में महिलाएं नहीं जाती हैं। गवर्नमेंट एफर्ट जब आप लिखेंगे तो वहाँ लिखना साइंस में सरकार बहुत कुछ किया है वुमेन के लिए। ठीक है, विज्ञान ज्योति स्कीम है ताकि लड़कियां जो है विज्ञान लें, स्टेम स्कीम है। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्टेम स्कीम है। ठीक है, इंस्पायर स्कीम है। तो ये सब आप लिखना कि साइंस के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, इसके बाद अब अगला टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट।
चाहे इन्वायरमेंट पूछे, एग्रीकल्चर में भी आप यूज़ करना और क्लाइमेट चेंज में भी यूज़ करना। इन्वायरमेंट में देखिए, सबसे पहले कोट है, गांधी जी का कोट है। ये सारा पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे हम, ठीक है। आप याद जरूर दिलाना कि ये सब देना है मुझे याद रहेगा तो मैं खुद ही दे दूंगी, ठीक है। तो देखो क्या है, गांधी जी बोले थे, अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। अर्थ इनफ प्रोवाइड करता है कि हर आदमी की ज़रूरतें पूरी हों, बट हर आदमी का लालच को पूरा करना वो अर्थ के बस की बात नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि देखिए, अर्थ जो है ये 3 बिलियन पीपल, अभी फिलहाल 8 बिलियन है अर्थ का पॉपुलेशन, तो 3 बिलियन लोगों के लिए ही अर्थ जो है वो बना हुआ है। मगर अभी भी ये ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। फिर भी अगर हम लोग संतोष से रहेंगे तो अर्थ इनफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मगर हम लोग क्या है, लालची हैं, पेड़ों को काटते हैं, ठीक है। तो अर्थ जो है उसको क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक। ये देखिए, 7 बिलियन ड्रीम्स 1 प्लैनेट कंज्यूम विथ केयर, है ना। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून होता है उसका ये थीम है कि 7 बिलियन ड्रीम है, मतलब 7 बिलियन लोग हैं। फिलहाल 8 बिलियन ड्रीम्स है, 8 बिलियन लोग हैं, एक ही प्लैनेट है, कंज्यूम विथ केयर, केयर के साथ कंज्यूम कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबली हम लोग को काम करना होगा, ना कि एकदम अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है, ठीक है। ऐसे यूज़ करना है कि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है उसको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा इतना हवा को पोल्यूट नहीं करना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ऑक्सीजन का टैंक लेके घूमना पड़े, है ना। तो 7 बिलियन ड्रीम्स हैं, 1 प्लैनेट है, कंज्यूम विथ केयर। देखिए, द अर्थ इज आवर ओनली होम, टुगेदर वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड चेरिश इट, ऐसा बान की मून कहे थे। बान की मून UN के प्रेसिडेंट थे, वो बोले थे कि अर्थ ही हमारा एकमात्र घर है। ऐसा नहीं है कि अर्थ को हम लोग खराब कर देंगे तो कोई दूसरा घर है हमारे पास। अर्थ हमारा एकमात्र घर है, टुगेदर वी मस्ट प्रोटेक्ट इट, साथ में हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और चेरिश करना चाहिए। एक आप लोग लिख लीजिए, एक कोट है कि वी मस्ट कंसिडर अर्थ, या वी शुड कंसिडर अर्थ एज अ पार्ट ऑफ आवर होम। एक मिनट रुकिए, लिखिए, वी शुड नॉट कंसिडर अर्थ as a part of our home, APART, but we should consider earth as a part of our home, ठीक है। पहला लाइन में अ पार्ट लिखेंगे, दूसरा लाइन में ए पार्ट लिखेंगे। मतलब हमें अर्थ को अपने घर से अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अर्थ को अपना घर ही समझना चाहिए कि अर्थ ही हमारा घर है। हम लोग क्या करते हैं, दीपावली हो या कुछ हो, जो कचरा होता है वो फेंक देते हैं, कहाँ, घर के बाहर फेंक देते हैं, किसी मतलब रोड पे फेंक देते हैं, रोड पे चलते चलते हम लोग थूक देते हैं, बहुत सारा, मतलब हम लोग ऐसा हरकत करते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग कहाँ फेंक रहे हैं, आखिर अपने घर में ही फेंक रहे हैं, कि पूरा का पूरा अर्थ ही हमारा घर है, ठीक है। तो अर्थ को हमें अपने घर से अलग नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट कंसिडर अर्थ as apart from our home, we should consider earth as a part of our home, ठीक है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए कि ये चीज है, गिल स्कॉट बोले थे कि मैन इज ए कॉम्प्लेक्स बीइंग, ही मेक्स डेजर्ट ब्लूम एंड लेक्स डाई। इंसान बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स बीइंग है। कॉम्प्लेक्स बीइंग मतलब होता है कि बहुत जटिल जीव है। इसने रेगिस्तानों को खिला दिया है, रेगिस्तानों में फूल खिला दिए हैं, और नहरों को, झीलों को मार दिया है। सही बात है, एग्जाम्पल भी बहुत सारा है। जैसे हमने राजस्थान में जाके खेती कर ली है ना, लेकिन हम लोग जो है, कितना सारा ऐसा लेक है, झील है जो हमारा मर गया है, अराल सी है, वो अब समुद्र रहा ही नहीं, वो पूरा का पूरा कचड़ा हो चुका है। बहुत सारा ऐसा नदी है जो कि नाला बन चुका है। तो इंसान बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीइंग है, बहुत ही जटिल जीव है। ही मेक्स डेजर्ट ब्लूम एंड लेक्स डाई, ठीक है। फिर आप ये लिख सकते हैं, बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट द पार्ट ऑफ द पोल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए, ना कि पोल्यूशन का। बी अ पार्ट ऑफ द पोल्यूशन नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है।
अब देखिए, इन्वायरमेंट टाइप का टॉपिक रहेगा, क्लाइमेट चेंज टाइप का टॉपिक रहेगा, एग्रीकल्चर टाइप का टॉपिक रहेगा। ये कंक्लूजन लिखना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन है। क्या है? वी एज ए रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द फूड वेब, फूड वेब होता है ना, फूड चेन या फूड वेब, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हेड होने के कारण हैव द ड्यूटी, हमारा ड्यूटी है टू कीप ओशन क्लीन, स्काई ब्लू एंड अर्थ ग्रीन। हमारा ड्यूटी है ओशन को क्लीन रखना, स्काई को ब्लू रखना और अर्थ को ग्रीन रखना। तो ये याद कर लो, और सारा कंक्लूजन जो इस तरह का आपको मिलेगा, चाहे जीएस में मिलेगा चाहे वो एसए में मिलेगा, ये लिखना। वी एज ए रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द फूड वेब हैव द ड्यूटी टू कीप ओशन क्लीन, स्काई ब्लू एंड अर्थ ग्रीन। वी हैव द ड्यूटी, है ना, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा इसका, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एग्रीकल्चर में आप और भी कुछ कुछ लिख सकते हैं, जैसे एमएस स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहा था, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया था उसके फादर हैं ये एमएस स्वामीनाथन। इन्होंने कहा था कि इफ़ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। अगर एग्रीकल्चर फेल हुआ तो हर चीज़ फेल हो जाएगा। सही बात है, आप सोचो कि अगर खेती नहीं हुआ, मर जाएंगे ना हम लोग, कुछ खा ही नहीं पाएंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर एग्रीकल्चर फेल हुआ तो एमएस स्वामीनाथन कहे थे कि इफ़ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही थी कि फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशन विथ ग्रेन एंड नॉट गन्स। फ्यूचर उस नेशन का है जिनके पास ग्रेन्स हैं, ना कि गन्स हैं, है ना। गन वाला लोग क्या गन खाएगा, आखिर उसको ग्रेन ही खाना होगा। इसके एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा कहानी बताते हैं आपको। देखिए, एक बार सिकंदर जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका सपना था पूरी दुनिया को जीतने का, वो सभी जगह जाता था, युद्ध करता था, लोगों को मार देता था और उस जगह को कब्जा कर लेता था। तो इसी तरह से वो एक गांव में गया, वहाँ पे युद्ध किया, उसको जीता उस शहर को। उसके बाद उस शहर में केवल महिलाएं और बच्चे ही बचे थे। फिर अलेक्जेंडर को एक जगह भूख लगी थी, तो वो एक दरवाजे पे गया था। वहाँ पे उसने जब खटखटाया तो वहाँ एक बूढ़ी औरत निकली और उसने खाना मांगा। तो खाना मांगा तो अलेक्जेंडर जो है, वो बूढ़ी औरत कुछ देर बोली कि ठीक है रुको, और वो अंदर गई और एक थाल लेकर के आई और कपड़ा से ढका हुआ। उस थाल में जब उसने कपड़ा हटाया तो उसमें सिर्फ सोना निकला, बहुत सारा सोना। तो अलेक्जेंडर जो है वो गुस्सा गया, वो बोला कि मैंने रोटी मांगा है खाने को। तो वो बुढ़िया बोली कि तुम तो, मैंने सुना है कि सोना ही खाते हो, कि सोना ही खाने के लिए ना तुम सभी जगह लूट मार कर रहे हो और जो है लोगों को बेवजह मार रहे हो, ठीक है, सोना के चक्कर में, लालच। तो आखिर अलेक्जेंडर को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है। तो देखिए, सोना को खाया नहीं जा सकता है। जो भी व्यक्ति हैं पैसा कमाने के पीछे जो भाग रहे हैं, पैसे को खाया नहीं जा सकता है, अंत में आपको खाना ही खाना पड़ेगा। तो यही एमएस स्वामीनाथन कहते कि फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशन विथ ग्रेन्स एंड नॉट गन्स। समझ गए? तो ये भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। हर चीज़ इंतजार कर सकता है बट नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंतजार नहीं करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर का तो टाइम होता है ना, 3 महीना 6 महीना, वो तो उतना ही दिन रहेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वगैरह में आप एक ये चीज़ यूज कर सकते हो। ये क्या है, देखिए, प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आने के पहले घरों में क्या होता था, सिर्फ एग्रीकल्चर का ही वेस्ट निकलता था, भूसा तुसा और हाउस होल्ड वेस्ट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद, औद्योगिक क्रांति आने के बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। फिर आया मेडिकल रिवॉल्यूशन, तब शुरू हुआ बायोमेडिकल वेस्ट, जो होता है ना बायोमेडिकल वेस्ट, सुई सिरिंज वगैरह। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन आया, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे पुराना ज़माना का रेडियो टीवी सब वेस्ट हो गया। उसके बाद डिजिटल रिवॉल्यूशन अभी चल रहा है, IR 4.0, तो अभी तो बहुत सारा वेस्ट हो गया है। अभी देखो कि मोबाइल हर साल बदलना पड़ता है, 4G 3G था, 3G का 4G, 4G का 5G, ये सब मोबाइल क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट का तरीका जो है वो बदलता जा रहा है, पॉल्यूशन जो है वो अब चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आप लोग क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन वाले टॉपिक में ये पूरा यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो स्ट्रक्चर लिखेंगे उसमें ये भी लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर में 2 चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, एक होता है बैकवर्ड लिंकेज और एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज मतलब होता है कि जैसे खेती होने के पहले ज़मीन देखना होता है, ज़मीन, सॉइल,
ठीक है, वाटर इरिगेशन के लिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, ठीक है। और खेती होने के बाद हार्वेस्टिंग, ठीक है, मशीन वगैरह जो हार्वेस्टिंग करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसका पैकेजिंग कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, तो ये सब होता है, ठीक है। और जब भी आप गवर्नमेंट एफर्ट लिखेंगे अपने एसे में, सरकार का क्या एफर्ट है, तो उसको भी बहुत भाग में बांट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उससे संबंधित कुछ लिखा है तो, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट से संबंधित तो बहुत चीज़ लिखा हुआ है। हमारा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हमारा जो है डीपीएसपी है उसमें भी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो सब लिखना है। लीगल माने कुछ लॉ है कि नहीं, तो लॉ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लॉ है, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लॉ है। उसके बाद पॉलिसी, क्या कोई पॉलिसी बनाए कि नहीं, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन करके पॉलिसी है, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी है। उसके बाद जियो पॉलिटिकल एफर्ट माने 2-3 देश का मिल करके कोई ऐसा एफर्ट है अगर, तो वो लिखना है। और उसके बाद कॉपरेशन विथ CSO, कोई NGO वगैरह है, तो जैसे पेटा करके NGO है ना, आप लोग सुने होंगे, पेटा है। उसके बाद कुछ ग्रीन करके भी एक NGO है, ये पेटा जानवरों के लिए है, और ग्रीन करके जो NGO है वो इन्वायरमेंट के लिए है। तो जब भी सरकारी एफर्ट लिखेंगे तो इसको बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, पॉलिसी, और NGO कुछ है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है, वो टॉपिक है पॉवर्टी। एग्जाम में पॉवर्टी टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकता है, गरीबी पे। तो उसके लिए भी कुछ कोट है, जैसे आप एक ये कोट जरूर लिखना, ये कोट है, बुभुक्षितम कीम न करोति पापम, बस इतना, बुभुक्षितम कीम न करोति पापम, मतलब ए हंग्री स्टॉमक नोज, KNOWS, नोज नो सिन माने पाप होता है। एक भूखा पेट जो है वो कोई भी पाप नहीं समझता, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। भूखा पेट के लिए कुछ भी पाप नहीं होता है, वो किसी की हत्या कर सकता है, वायलेंस कर सकता है। तो पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, ये भी एक कोट है कि गरीबी जो है वो हिंसा का सबसे बुरा रूप है, क्योंकि जो गरीब है, जो भूखा है, वो कुछ भी कर सकता है। और लास्ट में कंक्लूजन में आप यहाँ पे, हमारा SDG गोल है, गोल नंबर 1 ही है, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गोल नंबर 2 है जीरो हंगर को जीरो करना है। नो पॉवर्टी गोल नंबर 1, और गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, भूख जो है वो भूखे लोग जो है वो जीरो होने चाहिए। तो वो आप कहना कि हम लोग जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही बता दी, गांधी जी बोलते हैं कि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति को गरीब नहीं रखना है। फिर ये कही थी मदर टेरेसा कि पॉवर्टी इज़ नॉट मेड बाय गॉड, गरीब भी भगवान के द्वारा बनाई नहीं है, मतलब कोई आदमी गरीब है तो भगवान नहीं बनाया उसको गरीब, इट इज़ क्रिएटेड बाय यू एंड मी, ये मेरे और आपके द्वारा क्रिएट किया गया। व्हेन वी डोंट शेयर व्हाट वी हैव, जब हम लोग शेयर नहीं करते हैं जो भी हमारे पास होता है, तो वो हो जाता है गरीब। तो ऐसा गांधी जी भी कहते हैं, गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि देखो, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, ठीक है, उनको ये समझना चाहिए कि वो किसके पैसे से पढ़े हुए हैं, वो ट्रस्टी के, जो हमारा टैक्स पेयर है उसके पैसा से पढ़े हुए हैं, तो उसको उनके लिए काम करना चाहिए। अब देखो, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अमीर आदमी कौन होता है, जैसे IITians हैं, ठीक है, तो IITians जो पढ़ लिख करके चला जाता है विदेश पैसा कमाने, IIT में पढ़ा है वो, IIT फीस नहीं लेती है, तो उसको सरकार पैसा देती है ना, जो IIT जो कॉलेजेस हैं उनको सरकार पैसा देती है, और सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स का पैसा है, और टैक्स तो हर कोई दे रहा है। एक बिस्किट खरीदने वाला भी टैक्स पे कर रहा है उसके ऊपर, गरीब आदमी भी टैक्स पे कर रहा है और अमीर आदमी भी टैक्स पे कर रहा है। तो जो व्यक्ति पढ़ लिख रहे हैं उनके पैसों से, टैक्स पेयर्स के पैसों से, उनको ये बात याद रखनी चाहिए और उनको बाद में उसको रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। रिटर्न करने का मतलब है कि अपने देश की सेवा, देश के लोगों की सेवा में रिटर्न करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इंडिया जो है ये अभी अगर कोशिश करेगा तो चाइना की तरह काफ़ी अमीर देश बन सकता है, ठीक है, जहाँ के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ सकता है। मगर इंडिया जो है वो अब, क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब
वर्किंग एज का जो पॉपुलेशन है, देखो 15 से लेकर 64 साल का जो उम्र का एज होता है ना, ये काम करने का एज होता है, वर्किंग एज। तो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा यही लोग हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन में ही सब ज़्यादा लोग हैं। तो इंडिया जो है वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है। अगर ये लोग सही तरीके से पढ़े लिखे होंगे, हेल्दी होंगे और काम करेंगे तो क्या होगा कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है ना, बच्चा और बूढ़ा कम है, तो ज़्यादा हमारे देश में जो है पैसा जनरेट होगा, ज़्यादा लोग जो है वो अमीर बनेंगे। मगर अगर ये लोग हेल्दी नहीं हुए, पढ़े लिखे नहीं, एजुकेट नहीं हुए, स्किल नहीं सीखे, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या बन जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। डीडी, डीडी माने डेमोग्राफिक डिविडेंड और बन जाएगा डीडी माने डेमोग्राफिक डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये लोग जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में नौकरी नहीं है और ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, फिर ये लफंगों की तरह घूमेंगे और बर्डन क्रिएट होगा देश पर, चोरी चकारी बढ़ता जाएगा, हिंसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो गरीबी इसीलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीबी जो है वो हिंसा को जन्म देता है। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी के लिए कुछ याद कर लीजिए। जैसे टेक्नोलॉजी इज ए यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। ठीक है, ऐसा क्रिस्टन लुइस जी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी एक यूजफुल सर्वेंट है, जब तक आप इसको एक नौकर की तरह यूज करेंगे तब तक, लेकिन अगर आप इस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे तो ये एक डेंजरस मास्टर है। ठीक है, इसके अलावा स्टीव जॉब्स जो एप्पल के निर्माता हैं, एप्पल कंपनी के, इन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी अलोन इज़ नॉट इनफ। सिर्फ टेक्नोलॉजी इनफ नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का शादी अगर ह्यूमैनिटी से हो जाए तो बहुत भी बढ़िया रिजल्ट आता है। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, यही है ना एजुकेशन और वैल्यूज। टेक्नोलॉजी हो गया एजुकेशन और इंसानियत मने हो गया वैल्यू। ठीक है, गांधी जी भी बोले थे कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज सिन। गांधी जी का 7 सिन याद कर लेना, आप लोग जरूर याद कर लेना। गांधी जी का 7 सिन गूगल पे मिल जाएगा, 7 पाप। और 7 पाप में एक पाप गांधी जी कहते हैं कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। विज्ञान है आपके पास, मगर आपके पास अगर ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, तो आप बहुत ही डिजास्टरस आदमी हैं। ठीक है, ऐसा स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि टेक्नोलॉजी का शादी किससे होना चाहिए, इससे क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी से। समझिए आप लोग, तो ये यूज कीजिएगा और गांधी जी का सिन याद कर लीजिएगा। ठीक है, हेल्थ पे अगर क्वेश्चन आए या कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपको लगे, तो ये यूज करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मे ऑल बी हैप्पी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी विदाउट डिजीज, हर व्यक्ति खुश हो और हर व्यक्ति बिना बीमारी के हो। ठीक है, हेल्थ पे ये WHO का डेफिनेशन है कि हेल्थ का मतलब केवल शारीरिक मतलब रूप से ये नहीं होता, वेलबींग नहीं होता, मेंटल वेलबींग भी होना जरूरी है। दिमागी रूप से भी व्यक्ति सही होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, और सोशल वेलबींग सामाजिक रूप से भी वो व्यक्ति सही होना चाहिए। केवल डिजीज नहीं है तो ऐसा नहीं है, केवल बीमारी नहीं है तो नहीं, मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, सब पे फोकस करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये तो है कि अलग से मैंने डाल दिया है। अगर वाटर उटर पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सब आप लिख सकते हो कि वाटर को बचाने के लिए नया क्या क्या कर सकते हैं, GS का है ये सब। तो ये थोड़ा अगर यूज़ करने का मन हो तो करना। सोशल मीडिया पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सोशल मीडिया हैज़ टर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इनटू आर्ट ऑफ एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। सोशल मीडिया ने आर्ट ऑफ लिविंग को एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस बना दिया है। मतलब अब देखो, सोशल मीडिया से लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई व्यक्ति एकदम घूम रहा है, फोटो डाल रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि यही इसका असली रूप है, पर ऐसा नहीं है। आजकल तो घूमता हुआ फोटो तो इंस्टाग्राम पे आराम से बन जाएगा और लोग दूसरे को दिखाने के लिए डाल देंगे, है ना, पर रियल में वो अंदर से बहुत दुखी होंगे। तो आपको ये क्या करना है, समझना है, आपको डिफरेंस समझना है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाया जा रहा है वो सही है या गलत है, इसका डिफरेंस समझना है। समझे। अगर आपको ये जो क्वेश्चन है इन्वायरमेंट वाला, क्लाइमेट चेंज वाला क्वेश्चन पूछे तो ये भी लिख सकते हैं आप कि आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड विथ नेचर। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स प्रकृति के साथ रहते थे, हमारे पेरेंट्स ने प्रकृति को जाना था। हम लोग कंक्रीट जंगल में रहते हैं, कंक्रीट का जंगल, बड़ा बड़ा इमारत को बोलते हैं कंक्रीट का जंगल।
समझे? तो ये जो तरीका होता है ना, ये लाइफ साइकिल अप्रोच, बॉडी में इसका यूज किया जाता है। ऐसे के बॉडी में लाइफ साइकिल अप्रोच यूज किया जाता है। लाइफ साइकिल अप्रोच मतलब कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम क्या था, पेरेंट्स के टाइम क्या, आपके टाइम क्या, और आगे भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखो, हैंड फैन एंड नेचुरल एयर सर्व्ड आवर ग्रैंड पेरेंट। हैंड फैन और नेचुरल एयर से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सर्व होते थे। पेरेंट्स स्टार्टेड यूजिंग स्टैंड फैन यूज़ करना शुरू किया और हम लोग एसी यूज करते हैं 24/7, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी लिखने का देखिए, जब भी इंट्रो लिखिए, इंट्रो का एक और तरीका बताते हैं आपको। एक तो कहानी वहानी अगर याद हो तो वो लिखिएगा। एक तरीका है कि आप कंपैरिजन कीजिए, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में ऐसा था, हमारे टाइम में ऐसा, या भविष्य का कंपेयर कीजिए। अगर क्लाइमेट चेंज पूछा जाएगा तो आप एक कहानी लिखिए कि साल चल रहा है 2080, ठीक है, इट इज़ 2080। एक आदमी भूखा प्यासा एक रेगिस्तान में चला जा रहा है अकेले, कहीं पे भी उसको पानी नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति जो है बहुत ही निराश और हताश है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि वो व्यक्ति जहाँ खड़ा है वह जगह कभी बहुत ही हरा भरा हुआ करता था, जिसका नाम था अमेजॉन फॉरेस्ट, मगर आज वो जगह एक डेजर्ट बन चुका है। कहानी हो गया ख़त्म। अब नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि कैसे वो सुंदर जो नेचुरल फॉरेस्ट था वो डेजर्ट बना, ठीक है, कैसे चेंज हुआ, व्हाट मेड दिस चेंज। फिर पैराग्राफ चेंज करके अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कैसे चेंज हुआ, इंसानों ने किया, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं इस तरह से। वाटर पे अगर क्वेश्चन पूछे तब भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि भूख प्यास से तड़प रहा था, समझ गए ना। तो इस तरह आपका ये पूरा हुआ। ये कंटेंट डाल देंगे वहाँ पे। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप लोग जो है सही से तैयारी कीजिए और याद कर लीजिए कुछ कोट्स। आप लोग को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।